नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज का खास कार्यक्रम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हमारे साथ आज पॉलिटिकल डिस्कोर्स में पवन जी हैं। पवन जी का परिचय ये है कि ये इकोनॉमिक्स जो बहुत जटिल सब्जेक्ट है उसके जाने माने पत्रकार हैं और सामाजिक तौर पे अगर हम बात करें तो हम दोनों का रिश्ता उस दौर से है जिस दौर में हम लोग हाफ पैंट पहन के घूमने वाले लोग थे। समझे 95, 92, 93, 94, 95 का वो दौर है। उस दौर में हम लोग साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले साथ थे, हमारे श्रीमान थे। बहुत कुछ सीखे इनसे जी। पटना आए हुए हैं तो बिहार की राजनीति की समझ ही नहीं रखते हैं, पकड़ भी रखते हैं। लखीसराय के रहने वाले हैं तो समझ सकते हैं, उस पृष्ठभूमि का भी अब समझ सकते हैं कि वहाँ समाजवादियों का क्या पृष्ठभूमि रहा और अभी भाजपाई किस चरम पर है। तो सारे जितने तरीके का आइडियोलॉग होता है ना, सबका अपना मिश्रण है। हाँ, मिश्रण कॉकटेल कह सकते हैं कि सब कुछ इनके पास है। तो इनसे हम यही सवाल जानना चाहते हैं कि एक सरकार बनी 2005 में, बिहार की जनता ने एक ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकी जो मुश्किल था उस दौर में। जाति जड़ता जिस तरीके से बिहार जात जात में बटी हुई थी, वहाँ से एक सरकार को लोगों ने सपना देखा, गठन किया, सरकारें बनी और उस सरकार के साथ 20 साल से जनता खड़ी है। और उस सरकार का यूएसपी है गवर्नेंस, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस और कानून का राज, जो 2005 में जिस आधार पर सरकार में हुआ है, और डेवलपमेंट तो है ही। आज वो सरकार पूरी तौर पर उन्हीं मुद्दों पर घिरी हुई है। गवर्नेंस कहीं दिख नहीं रहा है। जमीन पर सीओ बीडीओ कार्यालय से लेके पंचायत से लेके चीफ सेक्रेटरी दफ्तर तक, चौकीदार से लेके डीजीपी दफ्तर तक भ्रष्टाचार अकंठ, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। गांव में मतलब बिना पैसा दिए हुए कुछ हो ही नहीं सकता है, इस तरीके की भ्रष्टाचार है। जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बन रहा है। जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बन रहा है। तो ये स्थिति उस सरकार की है जो सरकार उसी के आधार पर बनी है। आज उनके सामने भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बड़ी चुनौती, उनके कई मंत्रियों पर गंभीर आरोप और उस आरोप का जवाब नहीं दे पा रहे और मुखिया चुप है उस पर। क्या लगता है चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक पार्टी के रूप में, एक विचारक के रूप में नीतीश कुमार की जो छवि थी और आज जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? ऐसा है संतोष की जो वसूली का कार्यक्रम देखा है आपने, आप दिल्ली में थे, हम लोग तो अभी भी दिल्ली में मैं हूँ, तो वसूली का कार्यक्रम, मैं इस पे ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ करिए कि लखीसराय के किसी ब्लॉक में किसी भी छोटे से दफ्तर में अगर वो जन्म प्रमाण पत्र का पैसा ले रहा है, लखीसराय में भी ले रहा है, मोकामा में भी ले रहा है, बरौनी में भी ले रहा है, दलसिंह सराय में भी ले रहा है, तो पैसा कहीं जाता होगा ना, कि नहीं जाता होगा वो। और अगर नहीं जाता है, देखिए आपका, इसको अब साधारण ज़बान में समझिए, आपका बेटा अगर कलम चोरी करके स्कूल से आ रहा है, अगर आपको पता है तो भी आप दोषी हैं, और आपको अगर पता नहीं है कि वो कलम चोरी कर रहा है, कल को कुछ और भी चोरी कर सकता है, तो आप ज़्यादा दोषी हैं, उसका नुकसान ज़्यादा होगा। तो लाइकवाइज मैं ये नहीं मानता हूँ कि क्लर्क, चपरासी और साधारण अधिकारी शेखपुरा में और नवादा में और सपोज़ करिए बेतिया में पैसे ले रहा है और यहाँ पे सचिवालय में लोगों को नहीं पता है। अब चीफ मिनिस्टर को पता है कि नहीं पता है, ये भाई अपनी शुचिता के लिए जाने गए, अपने गवर्नेंस के लिए जाने गए। ऐसा नहीं कि आज भ्रष्टाचार है तो 10 साल पहले नहीं था, अब रैम्पेंट ज़्यादा हो गया है, इनका कंट्रोल थोड़ा सा उस पर कम हो गया है। तो एक गवर्नेंस में कंट्रोल होता है, एक होता है जैसे आटे में नमक के बराबर चल रहा है, एकदम करप्शन फ्री सोसाइटी की ढूंढ में हम लोग लगे हुए हैं। ये संसार लगा हुआ है, वो नहीं मिलता है। वो यहाँ पे भी अभी क्या है, मुझे जो समझ में आता है कि इनका कंट्रोल कमज़ोर हुआ है, वो थोड़ा डिसेंट्रलाइज करना नहीं हुआ, लोग थोड़े बेअंदाज हो गए हैं। तो बेअंदाज हो गए तो इसलिए घूस की रकम बढ़ गई है, काम करने की रफ्तार घट गई है, जनता का तिरस्कार बढ़ गया है। तो ऐसे में ये देखिए, ये जो कहते हैं ना कि एक आदमी क्या बदल देगा, ऐसा नहीं होता, एक आदमी भी बदल देता है कई बार। उस सूरत में एक फटीग, नीतीश कुमार ही बदले हैं, एक फटीग फैक्टर है। ये नहीं समझते हैं या समझते भी हैं तो इनके समझने में लोगों का और सहयोग नहीं है।
भाई इन तक बात पहुंचनी भी चाहिए ना, फिजिकली मेंटली उस हालत में होना चाहिए लीडर को कि आपके नहीं साहब ऐसा है कि आपको हटना पड़ेगा, आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से वो एक गवर्नेंस में जो ऊपर से नीचे तक का जो एक चेन ऑफ कमांड होता है, वो चेन ऑफ कमांड या तो टूटा है या कमज़ोर हुआ है और उसमें से एक आध कड़ी गायब हुई है। तो भ्रष्टाचार ऐसा नहीं था, करप्शन फ्री सोसाइटी बिहार 10 साल पहले भी नहीं थी। 10 साल पहले लाइसेंस के लिए जन्म प्रमाण पत्र के लगता था 5 रुपया या 10 रुपया, तो उसकी कीमत अब हो गई है 300 रुपये या 500 रुपये। तो ये वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है तो आपको ज़्यादा दिखता है। तो इसका चुनाव, दूसरा क्या सवाल कर रहे हैं, दूसरा सवाल जो कह रहे थे आप, ये मतलब इसका असर मतलब चुनाव पर दिखेगा क्या? उसमें 2-3 चीज़ें जो मैं यहाँ नहीं रहते हुए थोड़ा हम लोग नेटिव हैं तो कुछ बातें समझ में आती। देखियो, एक तो इसको ऐसे समझिएगा, भ्रष्टाचार हो रहा है ये कौन बोल रहा है? ये प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, ये आपके जैसे पत्रकार बोल रहे हैं। तो जब प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर अभी उनका इतना बड़ा रकबा नहीं हुआ है कि वो जो बोलें उनके दायरे में सब लोग आ जाएं, उनकी बात पे यकीन तो कर लें। करप्शन हो रहा है तो उनकी बात पे यकीन करेंगे, लेकिन ये उनको लग रहा है कि यार करप्शन हो रहा है तो ये तो आ नहीं रहा, तो दूसरा आएगा तो क्या करें। अब एक फैक्टर प्रशांत किशोर चला गया, तो इसलिए प्रशांत किशोर पे भरोसा नहीं हो रहा। प्रशांत किशोर पे इतना भरोसा हो रहा है कि जो बात कह रहा है वो सच है, लेकिन उसका क्या करेंगे। तो दूसरे में अब आ जाते हैं आरजेडी प्लस अलाइज। देखिए, कांग्रेस को मैं पर्सनली भी इस स्टेट में मैं कोई ख़ास ज़्यादा लायक नहीं मानता हूँ। मैं उसको अपने यहाँ बछड़े को लेरू बोलते हैं, हमारे यहाँ मघी के इलाके में तो वही बोलते हैं। तो बछड़े का वो लेरू में मैं उनको मानता हूँ। वो पीछे पीछे चल रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ में या मान मनोबल में या गोर मूर पर के, जो भी समझिए जितना उनको हासिल हो जाए। एक पार्टी आप सोचिए ज़रा 35 साल से गायब है। हम लोग जब से यूथ हुए तब से कांग्रेस पार्टी इस देश से गायब है, और एक पूरी पीढ़ी वो जो उसमें पैदा ली होगी वो 35 साल की हो गई है। 35 साल के आदमी को पता नहीं कि कांग्रेस का भी कोई गवर्नेंस होता है क्या, इस नाम की भी कोई चीज़ होती है। उसके साथ अब आरजेडी है। आरजेडी बड़ी पार्टी है, तो आरजेडी क्या होता है कि वो जब करप्शन पे बात, आरजेडी क्यों करप्शन पे बात नहीं करती? अभी जो बातें प्रशांत किशोर दिखा रहे हैं, ये बातें तो कायदे से बड़ी पार्टी के नाते उनको दिखानी चाहिए थी, लेकिन वो इस बात को समझते हैं कि आप वो उन जो बोलेंगे तो कन्विंसिंग नहीं होगा, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है करप्शन के नाम पे, उनमें उनकी बातों में कन्विक्शन नहीं है। तो इसीलिए वो जब करप्शन पे बात बोलते हैं लोग कहते हैं हा क्या बात कर रहे हैं ये। तो ये बड़ी भारी चुनौती है लोगों को समझने के लिए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या चॉइस होगा। लेकिन एक बात है जी, ये बात सही है, विकल्प क्या है, तो मतलब सारे चीज एनडीए के फेवर में है। बिहार में अगर बात करिए तो सब कुछ एनडीए के फेवर में है, लेकिन एनडीए की सरकार या नीतीश की सरकार वो कर रही है जो आज तक कभी नहीं की थी। नीतीश कुमार हमेशा रेवड़ी बांटने के पक्षधर नहीं रहे, लेकिन अभी हालात ये हैं कि एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो उस रेवड़ी से उसका बेनिफिशियरी नहीं है, बेनिफिशियरी नहीं है। सही है, एक भी परिवार नहीं है। लगातार हर दिन कुछ न कुछ घोषणाएं हो रही हैं और फायदा पहुंचाया जा रहा है। मतलब कल ही 10,000 दिया गया है, ऐसे दिया गया है कि हर 75 लाख महिलाओं को अगर दी गई तो उसका कुछ नहीं, 10,000 रुपया में क्या होगा आप समझ सकते हैं। मोदी जी कहते हैं कि पान की दुकान खोल लीजिए, उनको पता नहीं है कि कटघरा बनाने में आजकल 50,000 रुपये जो बना के बेचे, कहीं बैठने के लिए उसको 20,000 रुपया देना होगा। सब्जी भी अगर आप बेचते हैं तो सुबह 10,000 में कोई सब्जी नहीं आती है, कम से कम 30-40 हज़ार रुपये खर्च करते हैं तो इतनी सब्जी आती है जिसके में कुछ कर सकें। जी, कुछ कह रहे थे। हाँ, तो वो आज देखिए जैसे उन्होंने छठ को यूनेस्को के इसमें शामिल करने की बात कर रहे हैं। मतलब रोजाना, कल आईआईटी पटना को उन्होंने बहुत सारा चीज़ दिया है, पूर्णिया एयरपोर्ट, पटना मेट्रो अब जल्द देने वाले हैं। जिस दिन 29 को लास्ट है ट्रायल, उसका कभी भी मोदी जी उसका झंडी दिखा देंगे। मतलब आज तक बिहार को लेकर इस तरीके से रेवड़ी बांटने का काम नहीं हुआ था। और लगातार 7वीं बार प्रधानमंत्री आ चुके हैं, 4थी बार अमित शाह आ चुके हैं, पूरी बीजेपी और संघ की फौज उतरी हुई है यहाँ, ठीक है ना। फिर भी शुरुआत 225 से हुई थी और कल अंत में 160 का टास्क देके अमित शाह गए। तो ये क्या है, ये एक लगता है जैसे कि वो कॉन्फिडेंस में नहीं है, एक डर लग रहा है कि कहीं बिहार में कुछ हो न जाए। इसकी क्या वजह है?
ये आप हमसे बेहतर समझेंगे, मैं उस पर नहीं बात करूंगा। मैं जो बात करूंगा उससे आपके सवाल का उत्तर शायद मिल सकता है। प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर है जो मैं मानता हूँ। कम से कम जो उनकी कवरेज देखिए, जो जिस अंदाज में वो बात करते हैं, कम्युनिकेशन बहुत तगड़ा है। मतलब आप समझिए कि बारी बारी से बीजेपी के शीर्ष नेताओं को उन्होंने कॉर्नर किया हुआ है। मतलब धक्का देके, जैसे होता है ना, आपको आपका गला पकड़ के मैंने कोने में से चिपका दिया है, वो हालत बनाई हुई है। तो इस बात से बीजेपी को लगता है कि हम इसको कैसे मैनेज किया जाए। मेरा अपना अंदाज़ा है कि वो आरजेडी और कांग्रेस के का जो ऑरा है उससे कोई ज़्यादा बीजेपी नहीं घबराई हुई है, वो घबराई हुई है इनसे। दूसरा, बिहार चुनाव जीतना क्यों ज़रूरी है बीजेपी के लिए, इसको आप सेंटर के पर्सपेक्टिव से समझिएगा। देखिए, सरकार का ऑरा लगातार कम हो रहा है वहाँ केंद्र सरकार में। इलेक्शन में 2024 का इलेक्शन जो है उसका मेरे ख्याल से सबसे पहली शुरुआत थी। शुरुआत पहले ही हो गई थी, पर उस समय ज़्यादा पता चला जब आप एकदम से 60 सीटें आप लूज़ कर गए, तब आपको समझ में आया। ऐसे लगा जैसे कि कोई एक इलाके के किसी बड़े क्रिमिनल को कोई धक्का दे के आगे भाग गया हो। तो अब वहाँ से इनका गिरान शुरू हुआ, ढलान शुरू हुआ है। उस ढलान में लगातार ढलान है। देखिए, उनको भी 11 साल हो गए, इनको भी 20 साल हो गए। वैसे भी आप देखिएगा ना, तो आपको एक सर्टेन टाइम के बाद एक थकावट घुसती है सिस्टम में, गवर्नेंस में, सरकारों में। इंसान के पास आइडियाज़ नहीं रहता, इसीलिए बदलाव बार बार होते रहने चाहिए। अफसरों के ट्रांसफ़र इसलिए होते हैं कि वो नया आदमी आएगा, कुछ नया सोचेगा, नया करेगा, उसका नया कोई आउटकम होगा। वो जब सरकार ढलान पे है, तो अभी सरकार को लगता है कि अभी बिहार चुनाव अगर हार गए तो उस ढलान की रफ्तार तेज़ हो जाएगी, बदनामी की रफ्तार तेज़ हो जाएगी, डिस्ट्रस्ट का स्पीड तेज़ हो जाएगा, बदनामी तेज़ हो जाएगी। तो बिहार उसकी शुरुआत न करे, बिहार उसमें से पलीता न लगाए, इसको मैनेज करने के लिए जितना हो सकता है ये करना चाहते हैं। किसी भी तरह के माध्यम का इस्तेमाल करेंगे चुनाव जीतने के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि पिछले 10 सालों में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, भाई अपने उठान पर तो सारी सीटें जीत रहे थे, अपने गिरान पे बिहार चुनाव हारना इनके लिए, मतलब इनके लिए वाटरलू साबित हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसीलिए इस चुनाव में हर बात का ध्यान रखा जा रहा है। उनको लग रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उसको हम मैनेज कर लेंगे। पता नहीं आपके यहाँ मतलब बिहार में राहुल गांधी की यात्रा का कितना मतलब बना, वो वोट में कितना कन्वर्ट होगा। दूसरी बात जो मैं आपको एक लाइन में समझाया कि भ्रष्टाचार को बड़ा इशू आरजेडी प्लस अलाइज इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब मुझे लगता है कि आपका आंसर का जवाब मैं नहीं दे सका, पर इसी में से कहीं आपके आंसर जवाब ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसलिए भ्रष्टाचार है तो क्या करे जनता, किसके पास जाए? मेरे ख्याल से वो एक सवाल है जिसका जवाब जो, देखिए मैं जनता को रेफरी बोलता हूँ, हम और आप जो है लाइन मैन हैं। हम बता सकते हैं बॉल किधर गिरा, इधर गिरा, इधर गिरा। कोर्ट में हॉकी जब खेलते हैं तो कि बॉल इधर गिरा, सही गलत ये बता सकते हैं हम। फैसला रेफरी करेगा, जो रेफरी जनता है। तो रेफरी को समझना चाहिए कि भाई इसका क्या उपाय है, देखिए। चलिए, जिन चीज़ों का कह सकते हैं कि एक बिहार से बाहर रहते हुए जिस चीज़ों को समझने की ज़रूरत थी, पवन जी ने लगभग उस तरफ आपको इशारा कर दिया। हम लोग भी मानते हैं कि सामने जो विकल्प है वो विकल्प भरोसे का विकल्प नहीं है, और सामने जो विकल्प है वो टेस्टेड है, लोगों ने उसका टेस्ट किया है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो बड़े बदलाव का संकेत दे। लेकिन बीजेपी की घबराहट क्यों है, या बीजेपी बिहार के चुनाव को लेकर इस हद तक जाने को क्यों तैयार है, ये केंद्र की राजनीति से समझा जा सकता है। देखिए, वो हरियाणा जीत लिए, महाराष्ट्र जीत लिए, फिर भी बिहार और बंगाल जब तक उनके कब्जे में नहीं आता है तब तक वो 2029 में फिर से वापसी की बात वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है, जिन सवालों के सहारे ये समझा जा सकता है कि मोदी और शाह बिहार को जिस लेबोरेटरी के सहारे साधना चाहते हैं, यूपी में उसकी शुरुआत हो गई है। और SIR का जो आउटकम आने वाला है, जो मतदाता सूची प्रकाशित होने वाले हैं, उसमें भी एक बड़ा धमाके की संकेत आ रहे हैं। खास करके मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज पे एक खास नज़र रखी गई है, जिसके बारे में कल अमित शाह ने इंडिकेट किया है। मतलब किसी भी स्तर पर वो बिहार साधना चाहते हैं। ऐसे में और बिहार को लेकर मोदी और शाह हमेशा सशंकित इसलिए रहते हैं कि जब जब वो बिहार साधने की कोशिश की, उनको बहुत ही ज़बरदस्त झटका लगा है।
चिराग के सहारे हो, चाहे 2015 का चुनाव हो, या फिर प्रशांत किशोर भी हो। प्रशांत किशोर के बारे में भी तो यही कहा जा रहा था कि भाई बीजेपी की वो बी टीम है, और है भी। अगर जिस तरीके से पिछले 2-3 वर्षों में जितनी बड़ी राशियां उन्होंने खर्च किया है, कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी अगर खर्च किया रहता तो आज ईडी और सीबीआई के शिकंजे में रहता। लेकिन प्रशांत किशोर के पास एक ठुल्ला तक नहीं पहुंचा, दिल्ली पुलिस में ठुल्ला कहते हैं, वो भी नहीं पहुंचा है। तो ये सारे प्रयोग के बावजूद भी प्रशांत किशोर को वो जिस उद्देश्य से यहाँ लाए हों, लेकिन आज प्रशांत किशोर उनके लिए गले की हड्डी बन गई है, गले की फांस बन गई है, ये साफ दिख रहा है। ऐसे में बिहार किस करवट लेगा फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि वक्त के साथ साथ एक बात तो साफ दिख रहा है कि इतनी बड़ी राशि लोगों तक पहुंचाने के बावजूद भी वो समा नहीं बंध पा रहा है जो समा मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा था। वो बहना वाली जब उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया, हेमंत सोरेन ने मैया योजना लॉन्च किया, वो जो दिख रहा था हम लोगों को कि भाई एकदम साफ क्रिस्टल की तरह कि अब लड़ाई में कहीं नहीं है। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी मतलब 10,000 रुपया सीधे तौर पर 75 लाख महिलाओं को हाथों में सौंप दिया गया, फिर भी वो चीज़ें दिख नहीं रही है। ये तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट के लिए एक बड़ी चुनौती है। चलिए, रेफरी जनता है, निर्णय उनको करना है। हम लोग तो बस दर्शक की तरह जिन चीज़ों को देखते हैं, जो खिलाड़ी जिस तरीके से लाइन मैन हम लोग हैं, उसके सहारे चीज़ों को रखना चाहते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होगा। ऊँट जिस करवट ले, नेताओं की तो कह सकते हैं कि बैंड बजनी शुरू हो गई है। किसी नेता के पास अभी साहस नहीं है कि हम जनता के बीच जाएं। जहाँ जा रहे हैं विधायक खरीद रहा है, लोग खरीदे रहो इसको, खरीदे रहो, चाहे किसी भी पार्टी के विधायक और मंत्री जी हो। इसलिए इस बार ये भी देखना दिलचस्प होगा कि बड़े नेता जब जनता के बीच जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होता है। फिलहाल इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इतना ही। आगे फिर किसी नए मुद्दों पर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल पवन जी से इजाज़त लिया जाए। नमस्कार।